आरती निकाल ले बुक। यस मैम, मैम पेपर 3 निकाली है मैंने। हाँ जी, पेपर 3 बोला था मैंने, आईसीटी वाली। पेडागोजी अक्रॉस यस। द कैरिकुलम, आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च। इसमें भी वही आपका 80 मार्क्स का पेपर होना है। कितने यूनिट्स दे रखी हैं इसमें, देखते हैं। वही 5 यूनिट दे रखी हैं। फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे, फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ये आपकी 15 मार्क्स की है। इसमें क्या क्या आएगा आपका, लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आएगा इसमें वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल क्लासरूम एंड लर्निंग प्रोसेस। थर्ड आएगा इसमें चैप्टर आपका प्लानिंग ऑफ टीचिंग। फोर्थ पॉइंट आएगा की कंसिडरेशन इन प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट आएगा की कंसिडरेशन इन प्लानिंग 2, की कंसिडरेशन इन प्लानिंग 3। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, विद्यालय के संदर्भ में लर्निंग का कैसा इन्वायरमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कूल के संदर्भ में लर्निंग इन्वायरमेंट का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्कूल की तरफ से देखा जाए तो लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है। दूसरा, लर्निंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले क्लासरूम का जो स्थान है, वो जो भी जितनी भी लैब हैं, वो जितने भी आपके संसाधन हैं, पुस्तकालय हैं या बाहरी कोई भी स्थान है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा विद्यालय के संदर्भ में अधिगम वातावरण। यह कि लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है हमारा स्कूल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखा जाए तो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग इन्वायरमेंट का अभिप्राय स्कूल के बाहरी इन्वायरमेंट, अर्थात जो भी आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट, आपका स्कूल की बिल्डिंग है, आपकी जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं एवं उसमें रखे जितने भी टूल्स हैं, आपकी लाइब्रेरी है, आपकी जितनी भी बुक्स हैं, क्लास के रूम की सजावट, बेंच, डेस्क, बोर्ड, चाक आदि अन्य बाहरी उपकरणों आदि से है। यानी कि इसने बोला है कि स्कूल इन्वायरमेंट के, स्कूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लर्निंग इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है, लर्निंग इन्वायरमेंट से अभिप्राय क्लासरूम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपके आपके स्कूल की बिल्डिंग है, जितनी भी आपकी लैब वगैरह है, उसमें जितने भी टूल रखे हैं, जो भी लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, क्लासरूम में जो भी बेंच वगैरह, डेस्क वगैरह है, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पर लर्निंग इन्वायरमेंट का अभिप्राय टीचर द्वारा टीचिंग हेतु सिस्टमेटिक की गई उस रीति से है जिसके माध्यम से किसी छात्र पर लर्निंग का प्रभाव बेहतर तरीके से पड़ता है। यानी कि अगर विद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में अगर सिंपल वे में देखा जाए, वो तो थे, वो टूल्स थे जो आपको प्रभावित कर रहे थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो लर्निंग इन्वायरमेंट से अभिप्राय टीचर द्वारा टीचिंग करने के लिए जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से वह अपने स्टूडेंट को समझाएगा, वो क्या कहलाता है, आपका लर्निंग इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बच्चे के लर्निंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, आपको मीनिंग क्लियर हुआ। लर्निंग इन्वायरमेंट से अभिप्राय टीचर द्वारा अपनी टीचिंग को एक सिस्टमैटिक वे में इस तरीके से प्रस्तुत करना ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वह बेहतर तरीके से हो सके, वो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट कहलाता है। और लर्निंग इन्वायरमेंट में हमारा क्लासरूम में जितने भी संसाधन है, चाहे बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है, जितनी भी आपके यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह है, जितनी भी आपकी लैब वगैरह है, या जितने भी टूल्स वहाँ पर रखे हुए हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये सारे आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, मीनिंग क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, अब देखो भाई, लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रभावी बनाने वाले विभिन्न साधनों की भूमिका। ठीक है, कि आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए किन किन फैक्टर्स की भूमिका है। एक तो है आपका क्लासरूम प्लेस, दूसरा है आपके स्कूल में जितनी भी लैब वगैरह है वे, रिसोर्स रूम जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं, लाइब्रेरी, और आपका स्कूल का जो बाहरी ग्राउंड है या बाहरी स्थान है वो।
तो आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने वाले साधन हैं आपका क्लासरूम, आपके स्कूल में जितने भी लैब वगैरह हैं वो, जितने भी रिसोर्स रूम हैं वो, लाइब्रेरी और बाहरी स्थान। तो सबसे पहले बात आती है क्लासरूम की। तो क्लासरूम वह स्थान है जहां पर एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों के दोनों आते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहां पर पूरी करते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम वह स्थान है जहां विद्यालय में आने के बाद छात्र अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है, वहीं पर क्या करता है, सारी चीजें सीखता है। ठीक है, तो क्लासरूम के बारे में हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब क्लासरूम का स्थान इस प्रकार डिसाइड करना चाहिए ताकि एक क्लास की एक्टिविटी का शोर दूसरे क्लास की एक्टिविटी के अंदर ना जाए। क्लासरूम खुला, हवादार और पर्याप्त रोशनी वाला होना चाहिए। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त बेंच होने चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण संबंधी जितने भी चार्ट वगैरह है वो लगे हुए होने चाहिए। कक्ष में क्या है, दीवारों पर सुंदर कलर होना चाहिए। दूसरी कक्षा का होना प्राय अनुशासन, कक्ष के सामने दूसरी कक्षा का होना अनुशासनशीलता का कारण बन सकता है, तो उससे बचना चाहिए। कक्ष का चौक बोर्ड साफ सुथरा व स्पष्टता से लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। अब ये देखो, ये जितने संसाधन है ना, ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लासरूम इफेक्ट करता है, क्योंकि क्लासरूम वह स्थान है जहाँ पर बैठ के आपको स्कूल का सबसे ज्यादा समय अपनी क्लासरूम में ही बिताना है। ठीक है, तो अगर क्लासरूम ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा, तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी लर्निंग क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी उसमें। तो क्लासरूम का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर दूसरी क्लास की एक्टिविटी के बारे में भी हमें ना पता लगे। बिल्कुल खुला, हवादार और जिसमें पर्याप्त रोशनी हो, ऐसा होना चाहिए। बैठने के लिए सही बेंच होने चाहिए। टीचिंग विषय संबंधी क्या है, और अगर प्राइमरी क्लासेस में देखें तो चार्ट वगैरह भी लगे हुए होने चाहिए। कल हमारी जितनी भी क्लासरूम में दीवारें उनके ऊपर पेंट होना चाहिए। क्लास में चौक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। साफ और स्पष्टता से लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए जिसपे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासरूम, जो आपको लर्निंग प्रोसेस क्या है कि आप जो भी सीख रहे हो, आपकी सीखने की प्रोसेस को बाधा ना डाले। इस प्रकार क्लासरूम आपकी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। अगर अच्छा क्लासरूम है, शांत है, माहौल है, तो आप अच्छे से वहां पर क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। आगे है सेकंड आपका, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। सेकंड है आपका प्रयोगशाला, जो भी आपकी साइंस लैब वगैरह होती है, ये वाले। तो लैब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें कई बार आप बुक्स में पढ़ी हुई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जब आप खुद करके देखते हो तो वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ पर हम साइंस के अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जहाँ पर सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जहाँ पर जोर दिया जाता है वो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, यानी कि वो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं। अब लैब में देखो क्या क्या है भाई। साइंस लैब क्लासरूम से पर्याप्त दूरी पर बनाई जानी चाहिए। साइंस लैब को विद्यालय में भूमिगत स्थल पर बनाने का प्रचलन हो चला है, जिससे रोशनदान बूथ खुलते हैं। ठीक है, यानी एक तो क्या है, तो आपकी जो साइंस लैब है वो आपके क्लासरूम से थोड़ी सी दूरी पर बनाई जानी चाहिए। दूसरा, अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं जिनकी गंध परेशानी का कारण बन सकती है, अतः लैब में रोशनदानों के एग्जिस्ट फैन भी लगे होने चाहिए। एक तो क्या है भाई, जो आपकी लैब है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं, तो उसके कारण वहां पर क्या हो जाती है, अलग अलग तरह की स्मेल हो जाती है, तो हमें वहां पर एग्जॉस्ट फैन भी चलाने चाहिए। दूसरा है, लैब में छात्रों को प्रयोग करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक छोटा सा किचन जैसा कमरा दे दे, नहीं, लैब ऐसी खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या है, आसानी से वहां पर खड़े होकर टेस्ट कर सके और बाकी बच्चे उनको सरलतापूर्वक देख सके। लैब में बिजली पानी का उचित प्रबंध होना आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके जो एक तो बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरा पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी के बारे में समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद है आपका रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम क्या है? रिसोर्स रूम एक ऐसा स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो,
में हो सकता है हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन तब बनती है जब मनुष्य को उसके लाभप्रद उपयोग के बारे में पता चलता है, वह उससे लाभ प्राप्त करना आरंभ करता है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। तो रिसोर्स रूम क्या है? विद्यालय में कक्ष में अनेक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मानचित्र, मॉडल चार्ट, चित्र, खिलौने, खेल का सामान व अन्य सामान, परंतु वे सभी हमारी क्लासरूम में नहीं रखे जा सकते। अब रिसोर्स रूम क्या है? संसाधन। हमें कौन कौन से संसाधनों की जरूरत है भाई पढ़ने के लिए? चार्ट, मॉडल, मानचित्र वगैरह, जो भी चीजें हैं, ग्लोब वगैरह, या जितने भी मैथमेटिक के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, वो सारे। तो रिसोर्स रूम एक ऐसा स्थान है जहां पर आपकी लर्निंग से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी टूल्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। और जब जरूरत होती है, क्योंकि सारी चीजें आप क्लासरूम में नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे हो सकता है तोड़ देते हैं, लेकिन रिसोर्स रूम में उनको रख देते हैं, और जैसे यूज होता है, खत्म होता है, उसको वापस रिसोर्स रूम में रख के ताला लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके मॉडल, चित्र, खिलौने, खेल का सामान, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। उसके बाद है हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? रिसोर्स रूम बड़ा होना चाहिए और लर्निंग एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाने वाले सभी संसाधन सहजता से व्यवस्थित रूप से रखे जा सके। यानी कि क्या बहुत बड़ा होना चाहिए रिसोर्स रूम, जिसमें लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी संसाधन, उनको आसानी से रखा जा सके, जितना भी सामान है उसको आसानी से रखा जा सके। रिसोर्स रूम में रोशनी होनी चाहिए और बिजली की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े सामान की, तो किसी भी प्रकार के संसाधन को ले जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। चाहे हम किसी भी टाइम ले तो हमें कोई परेशानी ना हो। रिसोर्स रूम में रिसोर्सेज को विषय के अनुसार सिस्टमेटिक रूप से रखना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको लगा दो। रिसोर्स रूम का एक इंचार्ज अवश्य होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स रूम का क्या है? एक इंचार्ज होना चाहिए, जिसको स्टोर कीपर बोलते हैं ना, स्टोर कीपर की जो पोस्ट होती है, उसका यही काम है। आगे है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या करती है? इफेक्टिव बनाती है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। लाइब्रेरी वो स्थान होता है जहाँ पर सब्जेक्ट और उसके रेफरेंस की बुकें रखी होती हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास कोई बुक नहीं है, तो लाइब्रेरी से इशू करवा सकता है, या फिर सब्जेक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे विषयों की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध होती है। अब लाइब्रेरी की स्थापना करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकालय की स्थापना विद्यालय में एकांत स्थान पर होनी चाहिए। हाँ जी, लाइब्रेरी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर इन्वायरमेंट शांत रहता हो, ठीक है। एक बड़ा हॉल होना चाहिए जिसमें पुस्तकें रखने और वाचनालय की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान हो। पुस्तकालय का भवन खुला, हवादार और रोशनी से युक्त होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी का जो भवन है खुला, हवादार और रोशनी से युक्त होना चाहिए। लाइब्रेरी में बिजली का प्रबंध बहुत आवश्यक होता है। पुस्तकें रखने के लिए शीशेदार अलमारियां होनी चाहिए। प्रत्येक पुस्तक सुरक्षित भी रहे और बाहर से ही दिखाई दे, यानी कि शीशे की ऐसे अलमारी का प्रयोग है जिसे हमें पूरी बुक ना निकालनी पड़े, उसमें से दिख जाएगा। प्रत्येक अलमारी को क्या है, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीरीज वाइज लगा देना चाहिए। ऐसे है पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, शांति बनी रहे और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये दे रखे हैं इसकी पुस्तकालय की, ठीक है, कि लाइब्रेरी का क्या क्या है, ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल हो। दूसरी बात, एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिसमें आसानी से बच्चे आ सके। तीसरी बात, बिजली का प्रबंध होना चाहिए वहाँ पर, अच्छा, ठीक है। पुस्तकें रखने के लिए शीशेदार अलमारियां होनी चाहिए ताकि हमें पूरी अलमारी को ना ढूंढना पड़े, एकदम से फटाक से मिल जाए। बाहरी स्थान, विद्यालय के संदर्भ में बाहरी स्थान से अभिप्राय विद्यालय प्रांगण, यानी कि विद्यालय में बाहरी स्थान से क्या अभिप्राय, जो स्कूल का ग्राउंड है उससे लिया गया है बाहरी स्थान, ठीक है। अब हमें विद्यालय के बाहरी स्थान के बारे में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। विद्यालय का जो ग्राउंड है वह खुला और छायादार होना चाहिए। विद्यालय में पेड़ों का होना आवश्यक है। विद्यालय प्रांगण में पर्याप्त स्थान हो ताकि प्रार्थना सभा में सभी छात्र ठीक प्रकार से खड़े हो सके। तो क्या भाई, बिल्कुल खुला और छायादार होना चाहिए। ये देखना आपका कि छाया के लिए विद्यालय में पेड़ों की आवश्यकता है या नहीं है। नहीं है तो आपको छात्र, ठीक है, ऐसा हमारा ग्राउंड इतना जरूर होना चाहिए ताकि बच्चे असेंबली में आराम से खड़े हो सके।
विद्यालय का स्टेज विद्यालय प्रांगण के सामने प्राय ऊंचा और बड़ा होना चाहिए ताकि प्रातःकालीन सभा का आयोजन ठीक ढंग से हो सके और समय समय पर अन्य एडजस्टमेंट भी करवाई जा सके। यानी कि स्कूल का जो घर का जो स्कूल इन्वायरमेंट है उसके सामने पर्याप्त ऊंचा और बड़ा होना। क्या बताया गया भाई? विद्यालय का जो स्टेज है वो भी अच्छा होना चाहिए जहाँ पर आराम से बैठ के असेंबली को खड़े होकर असेंबली करवाई जा सके। विद्यालय में खेल का मैदान क्या है? बिल्कुल समतल होना चाहिए और जो खेल हैं उनके अकॉर्डिंग ग्राउंड तैयार करना चाहिए। विद्यालय के बाहरी स्थान पर एक बगीचे का होना भी आवश्यक है। एक बगीचा भी होना चाहिए जिसमें बैठ के बच्चे आराम से शांति से बैठ सकें। और विद्यालय का जो बाहरी स्थान है वह पर्याप्त ऊंची दीवार से कवर होना चाहिए। तो इस प्रकार विद्यालय के संदर्भ में लर्निंग इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय को अपने संसाधनों को अच्छे ढंग से निर्मित किया जाए और उनका उचित रख रखाव किया जाए और संसाधन निश्चय ही अधिगम वातावरण को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय के संदर्भ में लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब ये क्या बताया इसने कि अध्यापक द्वारा टीचिंग हेतु सिस्टमैटिक तरीके से है जिसके माध्यम से किसी छात्र की लर्निंग के प्रभाव को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद इसके चुनौतियां या जो भी दे रखा है प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं जिसमें है आपका एक कक्ष स्थान, प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, लाइब्रेरी और बाहरी स्थान। अब देखो भाई, विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। जब आप भवन बनाते हो, विद्यालय की बिल्डिंग बनाते हो, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय का निर्माण करते इसमें सबसे पहले तो हमें नक्शा बनवाना पड़ेगा। आर्किटेक्ट से पहले हमें जगह दिखा के नक्शा बनाना पड़ेगा कि भाई इसमें हमें ऐसा नक्शा बनाना है 3 मंजिला, ताकि सारे बच्चे आराम से शिफ्ट हो सके। दूसरा भाई न्यूनतम खर्च, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे खर्चा कम आए। उपयोगिता, स्कूल भवन निर्माण की योजना एक ऐसा कार्य है जिसे संबंधित व्यक्तियों के द्वारा विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध हो। क्या उपयोगिता बताइए भाई? जो स्कूल बिल्डिंग है उसका निर्माण की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे संबंधित व्यक्तियों को विशेष रूप से उसका भी फायदा मिले। आगे आदर्श स्थल, स्कूल का निर्माण किए जाने वाला स्थल स्वास्थ्यप्रद और हृदयाकर्षक होना चाहिए और ध्वस्त और भवन की दिशा ऐसी जगह होनी चाहिए कि कमरों में अच्छी धूप अच्छी तरह से जा सके और वायु का उच्चारण उचित हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें जब अपना स्कूल की बिल्डिंग बनवानी है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें नक्शा बनवाना है, फिर ये देखना है कि कहाँ पर खर्चा कम हो रहा है। थर्ड है अपनी उपयोगिता, फोर्थ है अपनी अच्छे सामान का उपयोग, फिफ्थ अपनी आदर्श स्तर और सिक्स्थ है कक्षा कक्ष और सेवंथ है कर्मचारी। ठीक है भाई, तो ये बताई गई इसने विद्यालय भवन में नक्शा देख लिया हमने, कम खर्चा आना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जो यूजफुल हो, ठीक है। अच्छे मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आदर्श स्कूल का निर्माण किए जाने वाला स्थल लाभप्रद और हृदयाकर्षक होना चाहिए और भवन की दिशा ऐसी जगह होनी चाहिए कि कमरों में धूप अच्छी तरह से चमक रही हो। कक्षा कक्ष, उसके बाद देखने भाई तुम्हें क्लासरूम कितने बाय कितने के बनवाने हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है 20 गुना 30 गुना 15 फुट के नाप का कमरा उचित रहता है, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट 20 गुना 30 गुना में 15, ठीक है, हाइट 15, तो इतना ठीक रहता है। तो ये था। उसके बाद फर्नीचर, जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो हमें फर्नीचर भी उचित ढंग का ला के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ये क्या, फर्नीचर के बाद स्टोर रूम भी दे रखा है, टॉयलेट भी होने चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, स्कूल में खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्कूल में फर्स्ट एड भी होनी चाहिए,
स्कूल का जलपान ग्रहण भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रदर्शनी कक्ष होना चाहिए, कर्मचारी कक्ष, विशिष्ट कक्ष और पेयजल व्यवस्था। और क्या क्या होना चाहिए भाई, स्टोर रूम भी होना चाहिए जहां पर हम एक्स्ट्रा जितने भी चीजें रह जाती है वो उसके अंदर रख सके। शौचालय कि प्रत्येक स्कूल में क्या है, एक स्वच्छ टॉयलेट होना चाहिए। यदि स्कूलों में लड़के तथा लड़कियां दोनों पढ़ते हैं तो अलग अलग शौचालय का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा आपकी हेल्प करेगी। स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए, स्कूल में आयोजन होना चाहिए। ठीक है भाई, स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए। एक क्या है भाई, छोटा सा फर्स्ट एड वो वाला होना चाहिए, एक थर्मामीटर हो, पट्टियां हो, दवाइयाँ हो, एक बेड हो और फिजिकल जांच के लिए आवश्यक उपकरण होने चाहिए। स्कूल का जलपान ग्रहण, स्कूल ये कैंटीन एरिया आ गया। प्रदर्शन कक्ष में तो मैं इनसे मिल ही ली। कर्मचारी कक्ष, कॉमर्स, उसके बाद है वशिष्ठ क्लासरूम। और आपके पानी के पीने की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक बिल्डिंग का निर्माण करते समय स्कूल को ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आ गया बेटे? यस मैम, इजी क्वेश्चन था मैम ये। हाँ, इजी था, जोड़ जोड़ के लिख सकते हो अपने आप। यस अब मैम। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से क्या अभिप्राय है और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य है और क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमें बताना है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से अभिप्राय समझने के पूर्व, ऑर्गेनाइजेशन शब्द का यानी कि सबसे पहले स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन शब्द, ऑर्गेनाइजेशन का पर्याय जिसका अर्थ है जनता का समूह या समाज। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जनता का समूह। इस प्रकार ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ इस प्रकार बताया है, किसी वस्तु का सिस्टमेटिक ढांचा बनाना या किसी वस्तु का आकार निश्चित करना और उसे कार्य स्थिति में लाना। ठीक है, तो किसी वस्तु का व्यवस्था ढांचा तैयार कर। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जैसे हम क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये बोलती है ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, किसी वस्तु का एक निश्चित आकार प्रदान करना और कार्य निश्चित में लाना। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना तथा व्यवस्था करना, ये तीन इसके मुख्य काम हैं। इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर हम कह सकते हैं कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से अभिप्राय किसी विद्यालय के ढांचे एवं आकार को व्यवस्थित एवं निश्चित करते हुए उनके संचालन की उपयुक्त व्यवस्था करने से है ताकि वह जनता के समूह अर्थात समाज के रूप में कार्य कर सके। स्कूल संगठन को परिभाषित करते हुए एलएसबी कहते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा संस्थान का प्राथमिक अभिव्यक्ति है। ठीक है भाई, इसमें बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है लोगों का एक समूह। ठीक है, या जनता का एक समूह। इसने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु को क्या है, हम सिस्टमेटिक ढांचा बनाना, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है। किसी आकार निश्चित करना और उसे कार्य स्थिति में लाना, किसी वस्तु का क्या है, एक आकार निश्चित करना और उसे कार्य स्थिति में लाना, ऑर्गेनाइजेशन करना और व्यवस्था करना। तो इस प्रकार जो भी हमारा संगठन शब्द है उसका अर्थ हम कह सकते हैं कि विद्यालय संगठन से अभिप्राय विद्यालय के ढांचे, यानी कि विद्यालय में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो बिल्डिंग है, वो प्रोवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया है आरती? यस मैम। उसके बाद देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशंस का शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक व्यवस्था है, विद्यालय गतिविधियों में कोऑर्डिनेट स्थापित करता है। ठीक है भाई, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनमें कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा विद्यालय ही करता है। या तो एक्टिविटी हम अपने घर पे करेंगे या फिर क्या स्कूल में करेंगे मिलके। तो जब मिलके स्कूल में करते हैं तो इन एक्टिविटीज में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद है अपव्यय कम करना। ठीक है, खर्चा कम करना। तो विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सामग्री है और मानव संसाधनों के स्कूल की गतिविधियों और कार्यों को सूचीबद्ध तरीके से कंट्रोल करके अपव्यय को कम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है
कि जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना है, खर्चा कम से कम करना है, शैक्षणिक उद्देश्यों को यानी कि हमने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उन्हें अचीव करना है, स्कूल के क्या क्या कार्य हैं उनको डिफाइन करना है और किसको वे करने हैं ये भी असाइन करना है। प्रयोगीकरण एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो विद्यालय गठन का उद्देश्य है एक्सपेरिमेंट के लिए उचित कंडीशंस और परिस्थितियों को उपलब्ध कराना है ताकि बदलती हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उसके बाद क्या है, इफेक्टिवनेस प्रदान करना। विद्यालय संगठन का उद्देश्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रभावशीलता प्रदान करता है और कार्यों को और अधिक सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद है उपयुक्त वातावरण बनाना। विद्यालय संगठन बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है, ये तो थे किसके, शिक्षा सिद्धांत के प्रशासनिक अभिव्यक्ति, ठीक है, कि जो हमारे स्कूल शिक्षण संस्थान है उन्होंने जो सम्मान दिया है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं वे अब हम पढ़ेंगे। उद्देश्य में क्या, विशेषताओं में क्या है कि विद्यालय का वातावरण इतना स्वस्थ और प्रेरणादायक विकसित करना चाहिए ताकि विद्यालय जीवन से संबंध सभी व्यक्ति अपना अपना काम मन लगाकर उत्साहपूर्ण करें। यानी कि ये बोला गया है कि विद्यालय का वातावरण इतना स्वस्थ और उत्प्रेरणादायक होना चाहिए जिसे विद्यालय में सभी व्यक्ति अपना अपना काम मन लगाकर, यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति मन लगाकर अपना काम कर सके। अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ सके और अगर टीचर्स हैं वो बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। उसके बाद है पेयजल की कार्यप्रणाली में ऐसे तत्व सम्मिलित। अब क्या है, जो विद्यालय है उसकी कार्य प्रणाली, जो भी उसका सिस्टम है, जो भी तरीका है काम करने का, उसमें ऐसे फैक्टर्स को ऐड करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जा सके, ठीक है। उसके बाद है विद्यालय में आवश्यक निर्देशन सेवा की व्यवस्था हो जिसमें विद्यार्थी अपने शैक्षणिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त कर सके। यानी कि क्या है, विद्यालय में समय समय पर हमें गाइडलाइंस मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। आगे है विद्यालय जीवन के विभिन्न पक्षों को इस प्रकार सम्मानित किया जाता है। एक बार परिणाम स्वरूप एक सुव्यवस्था उभर कर आए, स्कूल संचालन में कार्य बढ़ावा बढ़े। उदाहरण के लिए शिक्षा कम स्टाफ और टाइम टेबल में समन्वय प्राप्त, ठीक है। तो ये इसने दिए गए हैं यहाँ पर क्या क्या विशेषता बताई हैं। बिल्कुल स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। दूसरा, कार्यप्रणाली में ऐसे तत्व विकसित हो जो शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए नए प्रयोग करते रहें। तीसरी बात बताई है, विद्यालय में हमें कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला होना चाहिए क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलेगी तो हमारा काम बिगड़ सकता है। और फोर्थ है, विभिन्न पहलुओं को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षा क्रम, स्टाफ और टाइल मेटल में समन्वय स्थापित करके हम स्कूल स्थापित, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से क्या अभिप्राय है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। भाई बहुत बुरी नींद आ रही है पढ़ाते हुए और वैसे नहीं आती। अब देखो भाई, विद्यालय संगठन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए कि विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल है वे कैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, भौतिक और नवीनीय संसाधनों में कोऑर्डिनेशन बिठाना, सर्वांगीण विकास हेतु कोऑर्डिनेशन बिठाना, लचीलेपन का सिद्धांत, लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम, शक्ति का महत्वपूर्ण या सदुपयोग, बाल केंद्रित विद्यालय संगठन और सहयोग का सिद्धांत, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है भाई, एक तो समाज के अंदर जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखना है हमें, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। सेकंड है भौतिक व जवानी मिश्र भाषाओं में, ठीक है। तो समाज को ये आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, जो भी आपकी फिजिक्स और ह्यूमन जितने भी सोर्सेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन रखना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए निर्माण करना, लचीलेपन का सिद्धांत है, लेखांकन, लोकतंत्रीय संगठन,
शक्ति का सदुपयोग, बाल केंद्रित और सहयोग का सिद्धांत। कौन कौन से प्रिंसिपल है कि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमें उस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज और जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विकास हेतु वातावरण का निर्माण, भारतीय विकास यानी कि सॉरी सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट की और एक अच्छे स्कूल की जरूरत पड़ती है। लचीलेपन का सिद्धांत, विद्यालय संगठन में यानी कि आपकी जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कठोरता कार्य नहीं करती, इसे लचीला होना चाहिए क्योंकि भविष्य में समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे उचित परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का स्थान, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उनको उस पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद है आपका लोकतांत्रिक संगठन, भारत एक सशक्त लोकतंत्र स्थापित है, हर बालक कल का एक लोकतांत्रिक नागरिक है। तो इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता स्कूलों पर बहुत निर्भर करती है और इन स्कूलों में ही देश के भावी नागरिक और निर्णय किया करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्रीय डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो पावर मिली हुई है उनका सही से उपयोग करना चाहिए, बाल केंद्रित विद्यालय संपलित होना चाहिए। तो ये सारे आपके क्या दे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपका सेकंड क्वेश्चन कि विद्यालय संगठन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। समझ में आया है बेटे? यस मैम। क्या तू भी सो गई मेरी तरह? नहीं मैम। यार पता नहीं क्या हो रखा है, सुबह सुबह क्लास ले लेती हूँ और इस टाइम तो नींद आ रही है मुझे। और जिसमें मैं सोई भी नहीं, 1-1:30 बजे तो वहीं से आते हैं एग्जाम ड्यूटी से। लेकिन जहां से पढ़ा है ये इजी लग रही है। यस मैम। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है भाई? जो आपकी क्लास है ना उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, किस प्रकार से अनुशासित करोगे, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का अभिप्राय अपने क्लासरूम के ऊपर एक अच्छी तरह से कंट्रोल करना, उसके अंदर अनुशासन बनाए रखना और जितने भी सामग्री हमें जरूरत पड़ेगी, सामग्री का मतलब चाहे टेक्स्ट बुक है चाहे आपके चार्ट वगैरह है, उन सबको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कि अध्यापक कैसे कार्य करता है। क्लासरूम मैनेजमेंट से अभिप्राय ये भी है कि एक टीचर कैसे कार्य करता है, कक्षा कैसे कार्य करती है, टीचर और अध्यापक कैसे इकट्ठा मिलकर काम करते हैं और क्लासरूम के कार्य करने पर कंट्रोल तथा अध्यापन और विद्यार्थी तीनों की अंतर क्रिया करते हैं, तीनों का इसके अंदर होता है। ठीक है, और कक्षा कक्ष प्रबंधन कोई परिस्थिति न हो करे के प्रोसेस है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट से अभिप्राय क्लास के अंदर अनुशासन बनाए रखने से है और ये देखना कि टीचर कैसे कार्य करता है, बाकी के बच्चे विद्यार्थी कैसे कार्य करते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी कैसे इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग के सिद्धांत क्या है? निश्चित बनो, जागरूक बने, शांत एवं संगति रखें, उन्हें स्वरूप प्रदान करें, सकारात्मक बने, रुचिकर बने, लचीले बने, अटल या दृढ़ बने। तो सबसे पहले बात आती है निश्चित बने। निश्चित बने का अभिप्राय ये जानने का प्रयास करें कि आप कक्षा में क्या चाहते हो, यानी कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट या मैनेजमेंट करने से पहले आप ये क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो स्टूडेंट से। एक टीचर के बारे में बात की गई है कि सबसे पहला कर्तव्य टीचर का ये है कि आप चाहते क्या हो। आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो या फिर उनके साथ गप्पे लगाना चाहते हो, आप चाहते क्या हो ये क्लियर होना चाहिए। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वो क्लियर होना चाहिए। जागरूक बनो, बच्चे अगर दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जब ऐसा हो तो अच्छे पक्ष की ओर से पहले देखें। ठीक है, जागरूक बने, दुर्व्यवहार ज्यादा होने लगा, गलत कार्य होने लगा है, अब शांत और संगति रखें। विद्यार्थियों का व्यवहार अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और वो आपके धैर्य की तकनीक। ठीक है भाई, शांत और
संगति रखे। शांत और संगति रखने का मतलब क्या है? बिहेवियर। ऐसा ना हो कि आपका बीपी हाई हो जाए, नहीं, शांत रहकर आपको अपने स्कूल में काम करना है। स्मरण रखें कि अध्यापक ने घुटनों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया। आप क्या संगति दिखाने का एक कौशल और कारण है। यह आपकी अच्छाई का प्रदर्शन करती है। विद्यार्थी अच्छाई है या अच्छाई का सामना करते पड़ते हैं। उसके बाद है शांत और संगति रखे। उसके बाद है उन्हें स्वरूप प्रदान करें। स्वरूप का क्या है भाई? कि क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करें कि किस तरीके से आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट करना चाहते हो, कैसे क्या लगाना चाहते हो। ठीक है, विद्यार्थी का भी क्या है, आपको गाइडलाइंस करते रहना है। सकारात्मक बने, सदा अच्छे व्यवहार की ओर देखें और उन विद्यार्थियों की विशिष्ट रूप से प्रशंसा करें। कक्षा में सकारात्मक दृष्टि या उनका ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रदान करें। पॉजिटिव बने, कभी भी नेगेटिव धारणा मन में नहीं लेके आनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। सजा की बजाय रिवॉर्ड पर अधिक बल दें। ठीक है, इंटरेस्टिंग बने, अपनी दुकान को भी क्या है, इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि आने वाला ग्राहक खुश हो जाए। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि क्लासरूम का मैनेजमेंट बिल्कुल कठोर नहीं बना सकते। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अगर समय रहते अगर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अटल और दृढ़ बने रहना। आप जिस भी क्लासरूम मैनेजमेंट तक का प्रयोग कक्षा कक्ष में करते हैं तत्काल रूप से कार्य नहीं करते। कुछ और प्रयोग करने से पहले एक और मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपको अपने विद्यार्थी पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। कई विद्यार्थियों की मैच्योरिटी बैकग्राउंड समझने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि आप कुछ विद्यार्थियों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। तो ये सारी चीजें किसमें हैं? आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में। ठीक है, इजी सा टॉपिक है। अगला है आपका अध्यापक विद्यालय की प्रमुख समस्याएं। अध्यापकीय विद्यालयों की मेन समस्या है क्या? मेन समस्या तो टीचर की है। शिक्षकों की अवकाश संबंधी समस्या है। सबसे पहले तो टीचर छुट्टियां इतनी लेके बैठ जाए क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके कारण समस्या। दूसरा निरीक्षण की समस्या। तीसरा है शिक्षकों की नियुक्ति और उनको ट्रांसफर करने की समस्या। चौथा है दाखिले के समय समस्या। विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या आ जाती है। टाइम टेबल की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इन समस्याओं के बारे में बताना। एक तो भाई क्या है, जो हमारा टीचिंग स्टाफ है वो छुट्टियां इतनी करता है तो उसके कारण आपकी पढ़ाई क्या होती है, नुकसान में जाती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन की कमी है। एक बार जो चीजें लगा दी ना गवर्नमेंट में वो वैसी ही पड़ी रहेगी, कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, कोई ये नहीं देखेगा कि क्या चीज का नुकसान हो रहा हमें। शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण की समस्या। टीचरों को क्या है निश्चित करना और क्या है उनके ट्रांसफर की समस्या भी समय समय पर बनी रहती है कि भैया आज 2 साल के लिए फिर से उनका पोर्टल खुल गया, फिर से उनको जब भागना पड़ेगा। आगे दाखिले की समस्या। एक अध्यापकीय शिक्षण प्रणाली होने के कारण छात्रों को दाखिले करने में भी समस्या आती है। आप छात्रों ठीक है, दाखिले की समस्या रहती है। विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने की टीचर्स भी ढूंढने हैं और अब उसके बाद अब विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने की समस्या रहती है। टाइम टेबल भी बड़ा सेट नहीं हो पाता भाई, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारे सामने विद्यालय के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, एक तो टीचर छुट्टी पे रहते हैं, ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस दिन एडजस्टमेंट में जाता है सारा पीरियड। ऑब्जर्वेशन की समस्या, टीचर पढ़ा तो देता है लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाता। उसके बाद टीचर की कैसे ज्वाइनिंग हुई, कैसे ट्रांसफर है, इसकी समस्या। उसके बाद है एडमिशन के टाइम भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिफ्थ है विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या। ये सारी समस्याएं उसने दे रखी है आपके स्कूल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आपकी वो वाले। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ये तो मुझे लग रहा है इजी सा चैप्टर लग रहा है। अब है आपका सहयोगी समर्थित अधिगम का क्या अभिप्राय है, इसकी स्पष्ट कीजिए और इसके लाभ और सेवाएं। आज के पेपर में आया हुआ था, ये जो बीएड का पेपर है ना उसमें आया हुआ था ये सहयोगी टीम टीचिंग।
टीम टीचिंग क्या होती है, इससे क्या अभिप्राय है, इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपके में। सहयोगी समर्थित अधिगम दे दिया, उनके में इंग्लिश में दे रखा था टीम टीचिंग। मीनिंग दोनों का एक ही है। उसके बाद टीम टीचिंग वाला आरती पढ़ के देखोगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन। ओके मैम। 2-3 क्वेश्चन है, ये पढ़ के देखना। एक तो इंडिविजुअल लर्निंग कार्यक्रम क्या है, आईपीएल, इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम, और एक कोऑपरेटिव लर्निंग। एक तो है आपकी टीम टीचिंग, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ अभी, सहयोगी समर्थित अधिगम वाला। दूसरी है आपकी इंडिविजुअल लर्निंग, उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। ये 3 क्वेश्चन पढ़ के आने हैं। समझ में नहीं आए कल करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। और अभी ना क्लासेस में इसी टाइम ले पाऊंगी, क्योंकि अब कंटिन्यू चलो, कल तो संडे है, कल तो पहले भी ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तीनों दिन मेरी एग्जाम में ड्यूटी है, और उससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि पेपर 2 तारीख तक चलेंगे इनके। अरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए इसके तो। एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आना। पेज नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया ना समझ में। विद्यालय के संदर्भ में लर्निंग इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है, ये बताना है। सेकंड में क्लासरूम प्लेस पर संस्कृत टिप्पणी लिखिए। क्लासरूम प्लेस ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर शांत माहौल हो, बच्चों के आसानी से क्या कर सकें, वो अपनी एक्टिविटी दूसरे कमरे तक उनका शोर न जाए। उसके बाद है साइंस लैब का विद्यालय इकाई में क्या महत्व है। साइंस लैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज हम बच्चे को पढ़कर समझ में नहीं आती वो करके सीख सकता है। विद्यालय प्रांगण यानी कि स्कूल ग्राउंड का क्या क्या महत्व है, ये बताना है आपको। स्कूल स्थान के चयन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब जहां पर आप स्कूल रख बनाना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें। ठीक है, एकांत स्थल पर होना चाहिए, जहां पर आवागमन के, और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आसानी से पहुंच सके, जैसे मेन रोड पे हो या कहीं ऐसी गली में हो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। किसी फैक्ट्री के आसपास स्कूल नहीं होना चाहिए। स्कूल स्थल का चयन ऐसी जगह होना चाहिए जहां से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नजदीक हो। उसके बाद है विद्यालय भवन के रख रखाव हेतु क्या क्या उपाय होने चाहिए, कि आपकी आपकी बिल्डिंग को सही तरीके से रखना है तो क्या क्या उपाय आप करोगे। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, विद्यालय संगठन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से क्या अभिप्राय है। उसके बाद है स्कूल बिल्डिंग में लर्निंग मटेरियल के रूप में वर्णन कीजिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन छोटे करने हैं, क्योंकि 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ने को दिया है घर से। ठीक है बेटे, ओके मैम। समझ में आ गया। यस मैम।